दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे का निकाह की फिक्र थी। वो नितिन के लिए लड़कियों की तलाश कर रही थी, लेकिन नितिन को तो आंचल पसंद थी। वो आंचल को बेहद प्यार करता था, लेकिन आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन वो जानता था, फिर भी वो आंचल से प्यार करता था और निकाह करना चाहता था। नितिन, तुम रोज लड़कियों को इनकार कर देते हो। जो भी लड़की मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम उसे नापसंद कर देते हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। लेकिन जब मुझे कोई पसंद ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती हाँ कैसे कह दूं? निकाह तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुम्हें निकाह करनी होगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है अम्मी। मैं आंचल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन आंचल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी शरीके हयात होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की एक लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला करती है। दयावती काजल और नितिन का निकाह करवा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का इस्तकबाल बड़े ही जश्न के साथ होता है, लेकिन नितिन इस शादी से खुश नहीं था। वो अपनी वालदा के कहने पर शादी तो कर लेता है, लेकिन वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरा निकाह हो गया है और काजल ही तेरी शरीके हयात है। अब तुझे अपनी जिंदगी काजल के साथ बितानी है। तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर तरीके से जीना और इसे कोई तकलीफ ना हो इसका जरूर ख्याल रखना। नितिन न चाहते हुए हाँ कह देता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी काजल के साथ गुजारनी शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थकान महसूस करती है और ये का एक पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल, तुम आज बड़ी थकी थकी सी नजर आ रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अम्मी। क्या हुआ, नितिन ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मी, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा जी मचल रहा है और उल्टी के जैसी लग रही है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अम्मी, थोड़ा सा चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के हमला होने का पता चलता है। दयावती बेहद खुश थी और काजल को मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल ये खुशखबरी नितिन को सुनाना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है कि तभी नितिन दाखिल होता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। बातों को ज्यादा उलझाओ मत और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? कुछ इल्म भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कौन सी बात है? मुझे ये बात सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को नजरअंदाज करने लगता है और उससे फासले बढ़ा लेता है। ना उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे राब्ता करता है। काजल को ये बर्ताव बेहद अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? जब से मैंने आपको हमला होने की खबर दी है तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दरअसल हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। उसे बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम अम्मी को पसंद हो और अम्मी की जिद के आगे मेरा बस नहीं चला। अम्मी की खातिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज भी मैं आंचल को ही पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को कबूल नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले रोज आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने लगती है, लेकिन घर वालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, जो कि नितिन को जरा भी पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती
आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन काजल एक ऐसी लड़की थी जो कि सारे घर वालों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा करती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी, उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। लेकिन आंचल, उसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे तो सिर्फ खुद की फिक्र रहती है, घर की नहीं। जी अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। मैंने रात एक ख्वाब देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की जानिब जा रहे थे। हाँ सच है, दिवाली का वक्त चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तुमने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी, हमेशा उसकी फिक्र करती थी, और आंचल ऐसा जरा भी नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का वक्त आ रहा है, घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो गजब हो जाएगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, अगर उसे तुझसे मोहब्बत होती तो वो इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती, बल्कि इस परिवार को अपनाती। जी अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी इस तकलीफ की वजह मैं हूँ। मेरी खुशी की खातिर वो बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। आज से वही मेरी शरीके हयात है। मैं आंचल को भूलकर काजल के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है। दिवाली के रोज काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से मोहब्बत करने लगता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे का निकाह की फिक्र थी। वो नितिन के लिए लड़कियों की तलाश कर रही थी, लेकिन नितिन को तो आंचल पसंद थी। वो आंचल को बेहद प्यार करता था, लेकिन आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन वो जानता था, फिर भी वो आंचल से प्यार करता था और निकाह करना चाहता था। नितिन, तुम रोज लड़कियों को इनकार कर देते हो। जो भी लड़की मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम उसे नापसंद कर देते हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। लेकिन जब मुझे कोई पसंद ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती हाँ कैसे कह दूं? निकाह तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुम्हें निकाह करनी होगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है अम्मी। मैं आंचल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन आंचल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी शरीके हयात होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की एक लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला करती है। दयावती काजल और नितिन का निकाह करवा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का इस्तकबाल बड़े ही जश्न के साथ होता है, लेकिन नितिन इस शादी से खुश नहीं था। वो अपनी वालिदा के कहने पर शादी तो कर लेता है, लेकिन वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरा निकाह हो गया है और काजल ही तेरी शरीके हयात है। अब तुझे अपनी जिंदगी काजल के साथ बितानी है। तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर तरीके से जीना और इसे कोई तकलीफ ना हो, इसका जरूर ख्याल रखना। नितिन न चाहते हुए हाँ कह देता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी काजल के साथ गुजारनी शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थकान महसूस करती है और ये का एक पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बड़ी थकी थकी सी नजर आ रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अम्मी। क्या हुआ? नितिन ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मी, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा जी मचल रहा है और उल्टी के जैसी लग रही है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अम्मी, थोड़ा सा चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के हमला होने का पता चलता है। दयावती बेहद खुश थी और काजल को मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान।
दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल ये खुशखबरी नितिन को सुनाना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है कि तभी नितिन दाखिल होता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। बातों को ज्यादा उलझाओ मत और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? कुछ इल्म भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कौन सी बात है? मुझे ये बात सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को नजरअंदाज करने लगता है और उससे फासले बढ़ा लेता है। ना उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे राब्ता करता है। काजल को ये बर्ताव बेहद अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? जब से मैंने आपको हमला होने की खबर दी है तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दरअसल हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। उसे बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम अम्मी को पसंद हो और अम्मी की जिद के आगे मेरा बस नहीं चला। अम्मी की खातिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज भी मैं आंचल को ही पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को कबूल नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले रोज आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने लगती है, लेकिन घर वालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, जो कि नितिन को जरा भी पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन काजल एक ऐसी लड़की थी जो कि सारे घर वालों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा करती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी। उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी, लेकिन आंचल, उसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसे तो सिर्फ खुद की फिक्र रहती है, घर की नहीं। जी अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। मैंने रात एक ख्वाब देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की जानिब जा रहे थे। हाँ, सच है। दिवाली का वक्त चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तुमने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी, हमेशा उसकी फिक्र करती थी, और आंचल ऐसा जरा भी नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का वक्त आ रहा है, घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो गजब हो जाएगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। अगर उसे तुझसे मोहब्बत होती तो वो इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती, बल्कि इस परिवार को अपनाती। जी अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी इस तकलीफ की वजह मैं हूँ। मेरी खुशी की खातिर वो बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। आज से वही मेरी शरीके हयात है। मैं आंचल को भूलकर काजल के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है। दिवाली के रोज काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से मोहब्बत करने लगता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। 18 साल की रूबी अपने वालिदैन की बहुत माशूबा थी। रूबी दिखने में बेहद हसीन जमीन थी, लेकिन रवैये में बेइंतहा नजाकत थी। रूबी अक्सर अपने बाबा का हुलिया बदलकर देहात के घरों में भीख मांगने जाती। बेटा, आज चांद शगफ होगा, बाबा को दावते सुखन दो। इस अंदाज से वो देहात के घरों में खीर पूड़ी नौश फरमाती और बेइंतहा कह लगाती और अपनी माँ से अर्ज करती, अम्मी जान, आज मैंने दीनदयाल चचा के यहाँ फकीर बनकर खीर पूड़ी खाई। रूबी रात में इब्लिस का चेहरा पहनकर देहात के लोगों को नाखेज करती और जब कोई खौफ खाता तो कह लगाती। अक्सर लोग रूबी के घर गिले शिकवे लेकर आते। अरे रूबी की अम्मी,
आज फिर रूबी ने नागवार हरकतें की हैं। अब वो कह रहा है कि मैं बाहर दाखिल नहीं होऊंगा। समझाती क्यों नहीं हो? इतनी बड़ी रूहें रवा हो रही है, फिर भी चुगल मस्ती से बाज नहीं आती। सब्र चाहती हूँ आपा जान, आज आने दीजिए घर पर, अच्छे से सबक देती हूँ। कभी कभी रूबी के बाबा रूबी से मजाक में कहते, तेरा निकाह एक चेचकदार लड़के से करवा दूंगा। अगर आपने मेरा निकाह शहजादे से नहीं कराया तो मैं ससुराल में शौहर की खूब पिटाई किया करूंगी। इस तरह रूबी का जुगल मस्ती नजरिया था, लेकिन वक्त किसका मुंतजिर होता है, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक रोज रूबी गर्म दूध फ्रिज में रखने जा रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है और गर्म दूध उसके हसीन चेहरे पर छलक जाता है। रूबी का हसीन चेहरा कई जगह से झुलस जाता है। कई दिनों की तीमारदारी के बाद वो दवाखाने से अपने घर आती है और आईने में अपना चेहरा देखकर अश्क बहाती है। बाबा जान, अब मुझसे कोई निकाह नहीं करेगा, मैं देखने में बदबख्त लग रही हूँ। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, हम बेइंतहा दौलत उसे पेशे नजर देंगे, लेकिन तुम्हारा निकाह किसी शहजादे दर अमल से करेंगे। एक दिन जब सब सो जाते हैं तो रूबी को ख्याल आता है, अगर बाबा जान किसी लड़के को बेइंतहा दौलत पर से नजर करते हैं तो शायद कोई मुझसे निकाह कर ले, लेकिन मेरी शक्ल देखकर कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। इसीलिए रूबी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जाती है। जब वो नदी में छलांग लगाने वाली होती है तभी उसे सच्ची रूह दिखाई देती है। क्या हुआ बच्ची, तुम खुदकुशी क्यों करना चाहती हो? आप मेरे जले हुए चेहरे को देख रहे हैं? ऐसे बदबख्त चेहरे की लड़की से कौन मोहब्बत करना चाहेगा? मोहब्बत खूबसूरती पर एतमाद नहीं है, और ऐसी मोहब्बत जो किसी की खूबसूरती पर एतमाद हो, खूबसूरती के फना होने के बाद वो मोहब्बत भी फना हो जाती है। मुझे इल्म और आदाब वाली बातें जहन में नहीं आती। क्या आप मुझे मेरी माजी खूबसूरती में मुंतकिल कर सकते हैं? मैं तुम्हारी माजी खूबसूरती मुंतकिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तिलिस्मी आईना देता हूँ। इस आईने में चेहरा देखकर तुम किसी का भी रूप मुंतखाब कर सकती हो। वो तिलिस्मी आईना लेकर अपने घर तशरीफ लाती है। वो अखबार खोलकर देखती है और तिलिस्मी आईने से कहती है, ए तिलिस्मी आईने, मुझे अखबार में नजर आ रहे हसीन चेहरे में मुंतकिल कर दो। रूबी का चेहरा शहजादी जैसा हसीन जमील हो जाता है। रूबी की खूबसूरती के किस्से दूर दूर से निस्बत आती है। रूबी की खूबसूरती देखकर एक लड़का रूबी से बिना कुछ नजर लिए रूबी से निकाह कर लेता है। चंद दिन तो रूबी की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजरती है। रूबी का शौहर हर वक्त उसके हुस्न में मशगूल रहता, लेकिन एक दिन एक हादसा हो जाता है और उसके हसीन चेहरे पर निशान आमादा हो जाते हैं। तब से रूही के शौहर का रवैया नागवार होने लगा। क्या आपके लिए दस्तरखान लगाऊं? मैं खाना तो नोश फरमा लूंगा, फिलहाल तुम मेरी नजरों से दूर रहो। दूसरे दिन वो फिर तिलिस्मी आईने से अपना चेहरा हसीन जमील कर लेती है। रूबी का शौहर रूबी को देखने के बाद अपना रवैया फिर से माजी अहवाल अख्तियार कर लेता है। चलो रूबी, आज हम दोनों कोई फिल्म देखने चलते हैं। रूबी की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। चंद दिनों बाद रूबी को साइनस नाम का मर्ज हो जाता है, जिससे उसके हसीन चेहरे पर स्याह दाग हो जाते हैं। रूबी के शौहर का रवैया फिर से तल्ख अंदाज ले लेता है। अरे, मैंने तो हसीन परी से निकाह किया था, तुम्हारे हसीन चेहरे पर तो अजीबो गरीब से दाग दिखने लगे हैं। अब से तुम अलग कमरे में रहा करो। रूबी उस दिन बहुत अश्कबार करती है और उसे सच्ची रूह की वो बात जहन में आती है। और ऐसी मोहब्बत जो किसी की खूबसूरती पर एतमाद हो, खूबसूरती के फना होने के बाद वो मोहब्बत भी फना हो जाती है। रूबी तिलिस्मी आईने से अपना माजी हुस्न वापस दरकार करती है। फिर वो नहर किनारे उन्हीं सच्ची रूह से मुलाकात के लिए जाती है। ऐ सच्ची रूह, आज मैं आपकी बात समझ गई और मैंने तिलिस्मी आईने से अपना माजी हुस्न वापस मांग लिया है। आप ये तिलिस्मी आईना रख लीजिए। अब अगर कोई मेरे असली चेहरे से मोहब्बत करता है तो ठीक है,
वरना मैं तन्हा ही रहूंगी। मीरपुर देही इलाके में रामदास अपनी बीवी के साथ रहता था। रामदास मछलियाँ खरीद फरोख्त का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और अंडे का ऑमलेट बनाया है। सभी चीजें बहुत लज्जतदार बनी हैं। ठीक है मेरी हुस्ने जाना, ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियाँ पकड़ने के लिए नहर पर जाता। दिन भर चिलचिलाती धूप में मछलियाँ पकड़कर घर लौटता। आ गए। सरदार का सिपाही आया था। पूरे इलाके में अलल ऐलान करके गया है। देहात में वबा फैल रही है और देहात के हर शख्स को नकाब देकर गया है। ये रहा आपका नकाब। नकाब लगाने से क्या वबा नहीं फैलेगी? हाँ, वो कह रहा था कि ये नकाब हुकूमत ने दिए हैं। इस नकाब से हम 100% सलामत रहेंगे और एक बार किसी का नकाब गायब हो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना नकाब के घर के बाहर निकलने की इजाजत किसी फर्द को नहीं है। ठीक है, अब इत्तला देना बंद करो, दस्तरखान लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टिंडे, भिंडी और मछली और इन सब को मिलाकर शानदार मौलिक सब्जी बनाई है। ठीक है, जो भी पकाया है ले आओ। दूसरे दिन हर फर्द देहात में नकाब पहनकर घूम रहा था। रामदास भी नकाब पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से मछलियाँ निकालकर बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के दहाने में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, मुझे आज मछली के दहाने में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। खुदा ने तुम्हारी ईमानदारी देखकर और शदीद मेहनत से खुश होकर अता किया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक आलीशान घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में ही रखकर घर ले आता। इस तरह रामदास और रामदास की बीवी एक खुशनुमा जिंदगी बसर करने लगे। रामदास के पड़ोस में एक राघव नाम का दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत हसद रखता। रामदास ने तो मछलियों की तजारत करके महल तामीर कर लिया और मैं अभी तक झोपड़ी में मुब्तिला हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी की वजह से मैं गुर्बत में हूँ। लेकिन रामदास को मुफलिस बनाने का एक जरिया है। इलाके में वबा फैली हुई है, अगर मैं उसका नकाब चुरा लूं तो रामदास घर के बाहर ही नहीं जा पाएगा। शब में जब रामदास और उसकी बीवी सो जाते हैं तो राघव उनके घर चोरी करने आता है और रामदास और उसकी बीवी का नकाब चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। दूसरे दिन जब रामदास काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में चेहरे के नकाब की तफ्तीश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दोनों नकाब गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और ये वबा साल भर खत्म होने वाली नहीं है। रामदास अपने वालिद की तस्वीर के सामने अश्क बहाने लगता है। उसी वक्त रामदास के वालिद की रूह अचानक जाहिर होती है। रो नहीं मेरे फर्जंद और बहू, मैं तुम्हें तिलिस्मी नकाब देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। रामदास के वालिद की रूह रामदास और उसकी बीवी को एक तिलिस्मी नकाब देकर गायब हो जाती है। रामदास की बीवी जैसे ही तिलिस्मी नकाब पहनती है, उसकी गंध महसूस करने की ताकत एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे लिबास में से खवातीन के इत्र की खुशबू क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ फरोख्त करने जाता हूँ तो बहुत सारी खवातीन भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। जरा दूर से मछलियाँ फरोख्त किया करो उन्हें। दूसरे दिन जब तिलिस्मी नकाब पहन के रामदास नहर के साहिल पे जाता है तो वो अपने गंध महसूस करने की ताकत से पहचान लेता है कि नहर में मछलियाँ किस तरफ है। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास को पहले से 2 गुना मछली पकड़ने का इजाफा होता है। अब हम अपना फार्म खोलेंगे और मछलियाँ बरामद करने की इब्तिदा कर देंगे। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास के कारोबार में इजाफा हो गया। एक रोज रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब का जिक्र कर रहे थे। आज हमारी कामयाबी वालिद जी के दिए हुए तिलिस्मी नकाब की वजह से है। राघव खिड़की से रामदास की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। जब रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में चोरी से आ जाता है और तिलिस्मी नकाब चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही तिलिस्मी नकाब छूता है उसे शदीद किस्म का झटका लगता है।
वो गश खा के गिर जाता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी बीवी सोकर उठते हैं तो राघव को वो अपने घर में लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी बीवी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है और उसने ही कदीमी नकाब चुराए थे और अब वो तिलिस्मी नकाब चुराने आया था। रामदास राघव को कानून के सुपुर्द कर देता